तो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। सॉरी फॉर द डिले। कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके चलते नहीं हो पा रहा था। ठीक है। सो सॉरी फॉर द डिले। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास अपना। ठीक है। तो क्या किया था लास्ट में हम लोगों ने, जो लास्ट क्लास किया था हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था बेटा, ध्यान से देखो। तो सारी प्रॉपर्टीज को हमने कवर कर लिया था। ठीक है। अब हमारा यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो ये हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है, तो उस चीज को ध्यान से देखो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये और किस तरीके से हमें इसको पूरा समझना है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो पहले हम लोग को करना है पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो पीरियोडिक ट्रेंड करना है इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के अंदर। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक बार जल्दी से आप देख लो सभी। या गुड। तो पहला हम लोगों का पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो बेसिकली किस कैसे आप डिफाइन करोगे बेटा इसको? ठीक है। अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो किस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे? ठीक है। तो चलो देखते हैं डिफाइन करने का क्या तरीका है हम लोगों का इसको, अगर हम इसकी बात करते हैं तो। ठीक है। सो द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एट अ रेगुलर इंटरवल इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियोडिसिटी। ठीक है। उसी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? उसी को हम जानते हैं पीरियोडिसिटी के नाम से, राइट। द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एट अ रेगुलर इंटरवल इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियोडिसिटी एंड द प्रॉपर्टीज आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज को किस नाम से जानते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नाम से। तो अब देखो, so there are many observable pattern, right? There are many observable pattern in the physical and the chemical properties of the element as we come down in a group or move across the period। ठीक है। तो अगर आप move across the period करते हो या डाउन द ग्रुप आते हो तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके समझने के लिए? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो विल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, किस किस के रिस्पेक्ट में? एटॉमिक रेडियस देखेंगे कि भाई एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे आयोनिक रेडियस कि भाई आयोनिक रेडियस में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है। देन हम लोग देखेंगे बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। उसके बाद क्या देखने वाले हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और लास्ट रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यही चार चीजें हैं जो हम लोगों को पूरे फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कवर करना है। तो ये चार चीजें बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को कवर करना है। तो चलो देखते हैं जल्दी से कि क्या है ये एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद। ठीक है। देखो लास्ट में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आएगा बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, किसकी बात करूं सबसे पहले? अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस से आप कैसे समझोगे बेटा और किसको बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे? तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस? बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है। एंड द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। उसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस के नाम से बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियस। सबको पता है एटम के अंदर बीच में क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। उसी तरीके से ये हम लोग का क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट शेल। दिस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। तो ये हमारा आउटर मोस्ट शेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखो क्या समझने वाली चीज है इसमें, इसी को बोलते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा अपना आउटर मोस्ट सेल। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। तो इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस से डिफाइन करते हैं। यानी as it is a very small in size, its measuring unit is in pm, that is picometer, और we say Armstrong। ठीक है। और नैनोमीटर। तो इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल इन साइज, तो इसकी मेजरिंग यूनिट को हम पिकोमीटर में, एमस्ट्रॉन्ग में या नैनोमीटर में यूज करते हैं। डन। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को आई गेस। चलो अब देखो बेटा,
इट इज मेजर्ड बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। इसको किस तरीके से किया जाता है बेटा? तो इट इज मेजर बाय द एक्सरे डिफ्रेक्शन एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो एक्सरे डिफ्रेक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट, कितने तरह का एटॉमिक रेडियस होता है, यानी टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो कितने तरीके का एटॉमिक रेडियस होता है बेटा? तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड द एटॉमिक रेडियस आर फॉलोइंग टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? पहला, एटॉमिक रेडियस को हम क्लासिफाई करते हैं कोवलेंट, मेटेलिक और वेंडर। तो तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वेंडर वॉल रेडियस। क्लियर है? तो तीन तरीके का होता है, कोवलेंट, मेटेलिक और वेंडर वॉल। तो सबसे पहले कोवलेंट रेडियस को देख लो थोड़ा, कि किस तरीके से आप कोवलेंट रेडियस को डिफाइन करोगे। तो बेसिकली द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि Cl2 हो गया है ना, तो दोनों Cl के ही एटम है, तो इनके बीच का जो न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कि ये हम लोगों का कोवेलेंट रेडियस है नहीं? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस के नाम से। डन? यहां तक क्लियर है? ये देखो बेटा, जैसे क्लोरीन क्लोरीन आइटम दिख रहा है आपको ना यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा कि कोवलेंट रेडियस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। तो किस तरीके से डिवाइड कर दिया, 198 हो गया इसका पूरा डिस्टेंस, 198/2। तो ये इसका कोवलेंट रेडियस निकल के आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 99 पिकोमीटर के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा बेटा हम लोगों का इसको फाइंड आउट करने का। जल्दी बताओ, ये चीज समझ आए कि नहीं? क्लियर है सबको? समझ आ गया? एक बार कंफर्म कर दो, कोवलेंट रेडियस समझ आ गया, किसको हम कोवलेंट रेडियस बोल रहे हैं? डन? जस्ट टू वेट बेटा, फिक्स दे रही हूँ।
ठीक है, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। अब देखो, ओके, सो अब बात करो थोड़ा सा मेटेलिक रेडियस के बारे में। तो ये मेटेलिक रेडियस क्या होता है, ठीक है। अगर मेटेलिक रेडियस के बारे में आप बात करो तो आप मेटेलिक रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे। तो देखो बेटा, द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम ऑफ द मेटेलिक क्रिस्टल इज नोन एज मेटेलिक रेडियस। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस के नाम से जानते हैं। जैसे मेटेलिक रेडियस अगर मैं कॉपर की बात करूं, ठीक है, मेटेलिक रेडियस अगर मैं कॉपर की बात करूं, तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इनके बीच का, 256 पिकोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच का, ठीक है। तो दिस इज द मेटेलिक रेडियस ऑफ कॉपर। तो ये हो गया आपका मेटेलिक रेडियस कॉपर का। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा, ये रहा कॉपर, कॉपर, और इन दो मेटल के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसको हम लोगों ने बोला कि ये हो गया मेटेलिक रेडियस। अब इसका डिवाइड बाई हाफ कर दो, सेम लाइक कोवेलेंट, तो कितना निकल के आ गया, दैट इज 126 पिकोमीटर। क्लियर है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेंडर वॉल रेडियस। सो वेंडर वॉल रेडियस किसको कहते हैं, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम belonging to the two neighboring molecule of an element in the solid state is known as van der Waal radius। उसको क्या बोलेंगे, van der Waal radius, है ना। यानी the half of the distance between the nuclei of two adjacent identical atom belonging to the two neighboring molecule of an element इन द सॉलिड स्टेट, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे वेंडरवॉल रेडियस के हिसाब से। देखो बेटा, Cl2 मॉलिक्यूल में वेंडरवॉल रेडियस कैसे निकालते हैं। तो ये दो हमारा Cl2 का मॉलिक्यूल हो गया, ये देखो। तो क्या करना है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम। तो दोनों सेम है, Cl2 और इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3.72 एमस्ट्रॉन्ग। अब इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो इट्स कम्स आउट टू बी 1.86 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये वैल्यूज इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटाफट जल्दी से बताना। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। बताओ भाई जल्दी, क्या होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको, ऑप्शन दो। लो भाई ऑप्शन भी लो। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, या वैन रेडियस, क्या बोलूं, जल्दी बताओ। क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, यस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस बोलेंगे बेटा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ, विथ रेफरेंस टू द डायग्राम गिवन द वेंडर वॉल रेडियस इज इक्वल टू, अब इसमें वेंडर वॉल रेडियस किसके इक्वल होगा बेटा, जल्दी बोलो। आपको तीन चीजें दे रखी है यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो वेंडर वॉल रेडियस निकालना है, बताओ, बी ए वन, बी डी, या ए सी, वेंडर वॉल रेडियस। तो कैसे निकलेगा, अभी अभी देखा था बेटा, वेंडर रेडियस क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सारे तरह के रेडियस को कवर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। भाई एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड होता है, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है। तो बात करते हैं ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट की, क्या ट्रेंड देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट, तो इट कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड द एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इट कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज और एनर्जी लेवल। तो इन दोनों के टर्म्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे बेटा, देखो।
तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर सेम वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो सबको पता है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हो, किधर जाते हो, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन द सेम वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसके चलते सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा बेटा इसके बाद? आपको कल बता देंगे एक करिकुलम देख के किसके बाद कौन सा चैप्टर करना है। तो कल मेरे से पूछ लेना एक बार, ठीक है, करिकुलम में जो डिसाइड होगा उस चैप्टर को करेंगे नेक्स्ट। तो अगर एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं पीरियड के अलॉन्ग, तो तुम सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो क्यों डिक्रीज हो रहा है? तो इसका रीजन है कि अक्रॉस द पीरियड आप जब भी जाते हो तो देखो हो क्या रहा है कि आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो तो साइज छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेल तो सेम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसके चलते जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा। तो इसी के चलते अक्रॉस द पीरियड जाने पे आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। क्लियर है? So as the nuclear charge increase, atomic radius decrease across the period when you move from left to right. ठीक है? अब देखो, क्लियर है ये? देखो बेटा जल्दी से, जैसे कि ये पूरा हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो लेफ्ट टू राइट आप समझ रहे हो, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, राइट की तरफ नॉन मेटल्स हैं, और ये टॉप टू बॉटम हो गया, ठीक है, डाउन तक ग्रुप। तो इन दोनों के कंपैरिजन में देखते हैं क्या क्या फर्क हो रहा है। तो जैसे ही तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, जैसे ही तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हो क्या रहा है एटॉमिक रेडियस में, देखो किस तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं लिथियम की, बेरिलियम की, बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, और उसके बाद क्या आ गया आपका ऑक्सीजन, और लास्ट में आएगा आपका फ्लोरीन, देन नियॉन। ठीक है? तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस एक ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हो किस ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है? सबसे ज्यादा लिथियम का एटॉमिक रेडियस है, फिर बेरिलियम का उससे कम हो गया है, उसके बाद से फिर आपका बोरोन आ गया। तो इस तरीके से वैल्यूज क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है? तो लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ये हो जाएगा बेटा आपका पूरा तरीका। तो दिस इज द ये क्या हो गया हम लोग का पूरा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज में क्या फर्क आ रहा है। ये इनर्ट गैस है बेटा, तो इसको भी ध्यान मत दो। इनर्ट गैसेस में वेंडरवॉल रेडियस होता है, वेंडरवॉल फोर्स लगता है, जिसके चलते उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो उसको मत ध्यान दो, बस यहाँ से आप लिथियम से लेके फ्लोरीन तक देखो, हेलोजन तक। तो एक रेगुलर ऑर्डर में साइज डिक्रीज हो रहा है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का। ठीक है? तो ये चीज आपको पता लग गई। अब मैं ग्रुप के अकॉर्डिंग पूछता हूँ आप लोगों से। तो इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज इन द सेम एनर्जी लेवल। तो जब भी आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो क्या हो रहा है, आप देखो डाउन द ग्रुप आओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, कि पहले में एक सेल है, फिर दो सेल, फिर तीन सेल, फिर चार सेल। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिस्टेंस न्यूक्लियस आउटर में उसका बड़ा होगा, तो रेडियस भी क्या होगा, बड़ा हो जाता है। यानी ये देखो, ये लिथियम की बात है, फिर हमने सोडियम का साइज देखा, फिर देखो पोटेशियम का साइज, फिर देखो रुबीनियम का साइज, एंड फिर सीजियम का साइज। तो एक रेगुलर ऑर्डर में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। तो इसी तरीके से साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है तुम लोगों के लिए एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड, कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन में न्यूक्लियर चार्ज। किसके होता है, वन अपॉन न्यूक्लियर चार्ज। तो याद रखना है वन अपॉन न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल होता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है? एंड एटॉमिक रेडियस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल इन द सेम एनर्जी लेवल। ठीक है? किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ शेल इन द सेम एनर्जी लेवल। तो ये एटॉमिक रेडियस की एक और खासियत होती है बेटा। अब देखो, एक्सेप्शन इन ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। ठीक है? कि क्या एक्सेप्शन आता है ट्रेंड में अगर मैं एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो क्या ट्रेंड में एक्सेप्शन आता है बेटा? तो देखो जो ट्रेंड आता है तो वही नोबल गैसेस वाला जो ट्रेंड था, मैंने बताया था उनका साइज अचानक से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो क्यों हुआ? तो नोबल गैसेस आर द एक्सेप्शन केस। इट इज बिकॉज द नोबल गैसेस आर कंपेयर्ड विद द वेंडरवॉल रेडियस विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस। ठीक है? तो नोबल गैसेस में कौन सा रेडियस होता है बेटा, वेंडरवॉल रेडियस होता है, जो हमेशा कोवलेंट रेडियस से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। इसीलिए वहां पे एक एक्सेप्शन है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे भी साइज क्या हो गया, वहां पे बढ़ गया थोड़ा सा।
अब एटॉमिक रेडियस बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, बोथ या नन ऑफ दिस। तो हमें पता है बेटा कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, है ना? यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही एटॉमिक रेडियस कम होगा। डन। So this thing we know that atomic radius is inversely proportional to nuclear charge and atomic radius is directly proportional to the number of shell in the same energy level। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है। नाउ अब देखो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होगा, जल्दी बोलो। तो डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप ऑलवेज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। डन। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज, कटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉल रेडियस। जो कटायन होते हैं जिनके पास ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज will have a smallest radius because of the greater attraction of the electron towards the nucleus। अब ध्यान से समझना, जैसे किसी ने बोला ये Na प्लस है, ये Mg प्लस है, ये Al प्लस है। अब सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है? कटायन की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज की। तो तुम्हें पता है एल्यूमिनियम पे सबसे ज्यादा चार्ज है, तो उसका साइज सबसे छोटा होगा, यानी हाइयर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द रेडियस। ये वर्ड याद रखना है। सिमिलर हाइयर द नेगेटिव चार्ज लार्जर इन द रेडियस। ठीक है, तो cation with the greater positive charge will have smallest radius because of the greater attraction of the electron towards the nucleus। Why? Due to increase in the effective nuclear charge। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबके सेम ही है, 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट आयनिक साइज की अगर मैं बात करूं तो देखो आयनिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ा सोडियम का साइज है, देन फिर मैग्नीशियम का साइज छोटा हो गया, फिर एल्युमिनियम का और भी छोटा हो गया। ठीक है, क्लियर ये चीज? न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसी के चलते। नाउ इसका बिल्कुल रिवर्स, कि anion with the higher negative charge, anion with the higher negative charge will have the largest radius because of the effective nuclear charge over the valence electron decreases। ठीक है, सो ऐसे anion जिनका हाइयर नेगेटिव चार्ज होता है will have the largest radius because of the effective nuclear charge over the valence electron decreases। ठीक है जी, तो ये रहा आपका पूरा कहानी। एफ नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, N3 नेगेटिव हो गया। तो इसमें एफ नेगेटिव, O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव में ध्यान से देखो, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगा, यानी N3 नेगेटिव जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम किसका होगा? एफ नेगेटिव का। यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो हाइयर द नेगेटिव चार्ज लार्जर द रेडियस, हाइयर द पॉजिटिव चार्ज लेसर द रेडियस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में फिक्स रखना है। चलो, अब मुझे बताओ कि अमंग दिस व्हाट इज कॉमन इन देम। ये N3 हो गया, O2 हो गया, F हो गया, Na प्लस हो गया, Mg+2 हो गया और Al+3 हो गया। इन सब में कॉमन क्या है बेटा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कॉमन इन देम? इन तीनों में, इन सब में कुछ कॉमन हो तो मुझे बताओ जल्दी से, व्हाट इज कॉमन इन देम? व्हाट इज कॉमन इन देम? बेटा कॉमन ये है कि सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। चाहे आप नाइट्रोजन की बात करो, चाहे ऑक्सीजन की बात करो, चाहे एफ की बात करो, है ना? एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 नेगेटिव चार्ज हो गए तो 10। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 नेगेटिव आ गए 10। फ्लोरीन का 9 होता है, एक नेगेटिव आ गया 10। Na का 11 होता है, उसमें से एक चला गया क्योंकि पॉजिटिव है तो भी 10। मैग्नीशियम का भी 10, एल्युमिनियम का भी 10। तो सब में क्या है कॉमन? तो व्हाट इज कॉमन इन देम कि सबके पास 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनको इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस में रखना है। तो कितना सिंपल कहानी है बेटा। तो सबसे पहले कि सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं और अरेंज कर दो, क्योंकि जिस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा है, और जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा है। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा। इसी तरीके से ये देखो, आई नेगेटिव, आई प्लस और आई है, इंक्रीजिंग रेडियस रखो तो आई नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर आई और फिर आई पॉजिटिव। रेडियस की अगर बात करो तो क्या हो जाएगा बेटा? Fe+3 सबसे ज्यादा चार्ज है तो सबसे छोटा हो गया। फिर ये, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। क्लियर है? डन। एक क्वेश्चन बेटा,
बताओ मैग्नीशियम प्लस टू स्मॉलर देन O2 इन साइज है, थ्रू दे हैव अ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वाई? बताओ। मैग्नीशियम और O दोनों पे 10-10 इलेक्ट्रॉन है, बट ये फिर भी छोटा है, क्यों? बिकॉज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, हाइयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Mg2+ देन O2 नेगेटिव। तो बिल्कुल सही है बेटा ये चीज, इसीलिए इसका साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। Now, next, identify the correct order in which the ionic radius of the following ion increases. तो आपको एक ऑर्डर बताना है बेटा, कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा, बताइए। N3 का साइज सबसे बड़ा और सबसे छोटा होगा Na+ का, यानी 3, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, तो 3, 1 और 2। तो सबसे बड़ा 3, फिर 1 और फिर 2, सबसे छोटा है 2। अब इसमें एक वर्ड आता है बेटा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? तो जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ध्यान से देखो एक बार, तो आपको वहां पे समझ आ जाएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनम के बाद एफ ब्लॉक के 14 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं। तो उसी को जब 4f और 5f एंटर कर जाते हैं डी ब्लॉक के बीच में, तो उसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इनके एंटर करने के चलते उसका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, इनके एंटर करने के चलते इनका साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि इन द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4f एंड 5f और सबसे, ठीक है, तो किसमें एंटर करते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर, क्या बेटा बताओ, कौन सी चीज रिपीट करूं? क्या रिपीट करने के लिए बोला बताओ? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ना, राइट, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटे, डी ब्लॉक में और डिटेल में पढ़ोगे, वैसे अभी थोड़ा सा आइडिया लेना है तुम्हें कि जैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना एफ के दो ब्लॉक होते हैं, तुम्हें पता है, ग्रुप एक दो ग्रुप होते हैं एफ के, एक को लेंथेनाइट ग्रुप बोलते हैं, एक को एक्टेनाइट ग्रुप बोलते हैं। तो लेंथेनम एटम है जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसके बाद ना डी ब्लॉक का जो अगला एलिमेंट आता है वो एच एफ है, 72 से शुरू होता है। तो इस 58 और 72 के बीच में ना 14 इलेक्ट्रॉन एफ के आ जाते हैं, जिसके चलते वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देते हैं और उसके चलते ही साइज इसका छोटा हो जाता है। तो वही लिखा है, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू 4f एंड 5f सबसेल, राइट। नाउ, so what do you mean by this term lanthanide contraction? So the decrease in the size of atom or ion, right, with increase in the atomic number among the lanthanide is known as lanthanide contraction. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, lanthanide contraction। चलो अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, एटॉमिक रेडियस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा है, ग्राफ किसके बीच है, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक नंबर के बीच। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे क्या हो गया है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। EU और YB ये एक्सेप्शनल केस है, इनका साइज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसी को हम डिफाइन कर रहे थे बेटा इससे। तो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, सो द डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अमंग द लेंथेनाइड इज नॉन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, and lanthanide contraction may be occur due to the dispersed shape and the poor screening or shielding effect of the f orbital। तो यह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ये क्या होता है, तो आपको पता होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट कि डी और एफ ब्लॉक का शेप प्रॉपर नहीं होता है, तो ड्यू टू द डिफ्यूज शेप ये अच्छे से न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए इनका स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो लेंथेनाइड contraction may occur due to the dispersed shape and the poor screening effect of f orbital electrons। तो f orbital electrons के चलते ये देखने को मिलता है। ठीक है, now decreasing of attraction of nucleus over the valence shell by the inner core electron is called screening effect, right। Now greater the screening effect, easier the removal of electron, यानी जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट आप बढ़ाओगे उतना इजियर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो दिस इज ऑल। सो कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, राइट। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो जो आज किया। इज लाइक व्हाट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, राइट,
तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज लाइक कि जब डी और एफ के सबशेल आते हैं ना, तो इनका शेप उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं NH2 के, उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो डी और एफ का पुअर शेप होने के चलते, डिफ्यूज शेप होने के चलते, ये इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। चलो, देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड देन वहां से इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट।